हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया है। अब आपको लगभग 1 महीने का टाइम बचा है और इस 1 महीने में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है और कुछ वीडियो आपको जो लगे कि इम्पोर्टेंट है उसको देखना है। जैसे टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से फिक्स है कि नहीं, हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा, उस प्रकार के वीडियो देखना है। तो अब हम आप लोगों के लिए एक वीडियो टॉपिक वाइज और एक वीडियो प्रैक्टिस सेट का डेली बेसिस पर देंगे। टॉपिक वाइज में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, फिर आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, ऐसे करके एक एक पार्ट बना के इसको आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो डेली आपको मिलेगा डेली बेसिस पर। तो डेली आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और आइए देखा जाए, आज का जो वीडियो है हमारा फिजिक्स पर है। एक मुख्य टॉपिक है फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान, जो कि यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। ऑप्शन ए है वेग। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। क्या होगा? जूल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी। क्या होगा? कैलोरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, टेस्ला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है। रेडियो सक्रियता की इकाई होती है क्यूरी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो है कि दूरी का मात्रक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 गुणे 10⁻15 होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की त्वरण समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की त्वरण समान होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है। क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होता है, चाल अचर और वेग चर होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण, किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। वस्तु का स्थान बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। वस्तु का अगर स्थान आप बदल देंगे तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है। यह जड़त्व का नियम बोला जाता है इसको। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो यह तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण संभव होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। पृथ्वी के तल पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न जो आपको हम करा रहे हैं, आपको देखने में लग रहा होगा काफ़ी सरल प्रश्न है, लेकिन सरल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आप जो सोच रहे हैं
कि काफ़ी सरल प्रश्न है। तो एग्ज़ाम में आप लेवल समझिए, यूपी होमगार्ड का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कितना कठिन प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आपका आईएसपीसीएस का एग्ज़ाम थोड़ी नहीं है कि बड़े बड़े प्रश्न और कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपी होमगार्ड का परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसी लेवल का प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रश्न पूछेगा, बस थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, बाकी प्रश्न आप सही करके चले आएंगे। तो देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। झूला झूलती हुई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब क्या होता है? बढ़ता है। गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। बर्फ़ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। ढलान पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्यों झुकता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। एक गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। एक गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। किसके कारण? सतही तनाव के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर यह तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा। देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर। किस पर? -40 डिग्री पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन क्या होगा? तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्या होगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है। न्यूनतम संभव तापमान है -273। कितना होता है? न्यूनतम संभव तापमान -273 होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है, उस झील के अधः स्तर में जल का तापमान क्या होगा? तो यह तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दबाव अधिक होने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? दबाव अधिक होने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न देखिए। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दबाव क्या होगा? तो ताप के बढ़ने पर गैस का दबाव बढ़ेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो यह जो है संवहन विकिरण चालन, यह इसमें तीनों प्रक्रिया जो है कारगर होती है। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से इन सभी प्रश्न ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है।
निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है पारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। तो यह किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ के द्वारा यह कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक आसुत जल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आसुत जल। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यह ठोस में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? यह ठोस माध्यम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठोस माध्यम में अधिकतम होती है। नेक्स्ट देखिए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापता है। क्या मापता है? वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इससे डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग होता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? ध्वनि का वेग ताप के बढ़ने से बढ़ता है। ताप के बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण पतली होती है? स्त्रियों की ध्वनि का आवर्तकाल पुरुषों से अधिक होता है। स्त्रियों की ध्वनि का आवर्तकाल पुरुषों से अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो यह होता है अनुदैर्ध्य। क्या होता है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता क्या होती है? बढ़ती जाती है। तीक्ष्णता क्या होती है? बढ़ती जाती है। राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नाविकों द्वारा। किसके द्वारा? नाविकों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नाविकों द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो यह परावर्तन। किसके कारण? परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, यह अनुनाद का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा, अनुनाद का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। किस सिद्धांत पर? रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी? तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ एवं विद्युतीय चुंबकी दोनों। अनुप्रस्थ एवं विद्युतीय चुंबकी दोनों, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है, अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸। प्रकाश की गति क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूल के कण। राइट आंसर है धूल के कण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग। किसके, लाल रंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर रखे हैं के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। तो उसे 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखें, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो व्यक्ति की लंबाई क्या होता है, देखिए इसमें क्या है कि व्यक्ति की लंबाई जो होता है 1.5, इसमें जो दर्पण की लंबाई आपको चाहिए 1.5 का आधा चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.75। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, दूरदर्शी। क्या होता है, दूरदर्शी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरदर्शी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। किसके बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसके, तांबे के तड़ित चालक बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, टंगस्टन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। फ्यूज तार की विशेषता होती है यह उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। इसका भी विशेषता क्या होता है, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। टिन और शीशे की मिश्र धातु। किससे बना होता है, टिन और शीशे की मिश्र धातु, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, शुष्क सेल जो होता है वह प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो यह जूल ने किया था। कौन किया था? जूल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? अभ्रक इसका करेक्ट आंसर होगा। अभ्रक ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, विद्युत धारा का पता लगाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। क्या बोला जाता है इसको? गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के। अस्थाई चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? आर स्टेट के द्वारा। किसके द्वारा? आर स्टेट, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर स्टेट के द्वारा जो है इसे अवलोकित किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ है सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रतिपादन किसने किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया गया था फैराडे के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण है ट्रांसफार्मर। वोल्टता को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण को क्या बोला जाता है? ट्रांसफार्मर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ट्रांसफार्मर। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, संधारित्र कैपेसिटर का मुख्य कार्य है आवेशों का संचयन। आवेशों का संचयन करता है कैपेसिटर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों सिरों पर। कहाँ होती है? दोनों सिरों पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस पर? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, नाभिकीय परमाणु का आकार होता है, नाभिकीय परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रण विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जिरकोनियम। क्या क्या अनिवार्य है? जिरकोनियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो यह कैडमियम की छड़। क्या होती है? कैडमियम की छड़। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसका निष्कर्ष है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। आगे देखिए, निम्न में किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है? ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह सिलिकॉन। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, लेसर किरणें होती हैं, लेसर किरणें होती हैं केवल एक रंग की, किसकी होती हैं? केवल एक रंग की होती हैं लेसर किरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, सौर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन एवं गैलियम की, किसकी? सौर सेल सिलिकॉन एवं गैलियम की बनाई जाती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, सूक्ष्म समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ। क्या है? परमाणु घड़ियाँ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, स्वतः चालित गाड़ियों में ब्रेक में किसका प्रयोग व्यवस्था होती है? स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो यह हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। क्या होती है? हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है? सापेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है? यह मापी जाती है हाइग्रोमीटर में। किस में? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र के द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर। किसके द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, यह होता है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर। किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन था? बैलिस्टिक मिसाइल का जनक वर्नर वान ब्रोन। कौन था? वर्नर वान ब्रोन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनेमो जो है ऊर्जा का रूपांतरण करता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काला रंग अधिक ऊष्मा का अवशोषित करता है। काला रंग अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, यह बात आप जानते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काला रंग अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, यह भाग इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह होने के नाते चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है जनरेटर। क्या कहलाती है? जनरेटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? वायु का दाब। क्या? वायु का दाब। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, देखिए, डायनेमो का प्रयोग किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? डायनेमो का प्रयोग किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं, हजामत का शीशा कौन सा होता है? हजामत का शीशा कौन सा होता है? तो यह अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये पूरे आपको हम 100+ प्रश्न आपको कराए हैं और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में एसएससी या रेलवे के द्वारा कहीं न कहीं आपसे पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और भौतिक विज्ञान से इतने प्रश्न हमको इम्पोर्टेंट नज़र आए और 100+ जो प्रश्न आपको हम कराए हैं, इसको आप एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छे खासे प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो डेली बेसिस पर इसी तरीके से अब आपको हम टॉपिक वाइज एक एक वीडियो देते रहेंगे और लगभग 30 दिन में आपके 30 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और 30 टॉपिक से अगर दो सवाल भी फंस जाएंगे तो 60 क्वेश्चन ऐसे आपके हो जाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो अच्छा खासा स्कोर आप गेन कर लेंगे। तो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध होगा और एक वीडियो टॉपिक वाइज मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।